नमस्कार दोस्तों, अप्लाइड स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा ये फ्री इनिशिएटिव ऑफ ऑनलाइन क्लास अच्छा लग रहा हो। हम लोग एक तरफ थ्योरी क्लासेस चला रहे हैं और एक तरफ सीजन 2020 से क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं। तो आज हम लोग कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलेंगे। लेक्चर नंबर 1 कवर कर लिया गया है, इसको आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। और कहना चाहूँगा ये मेनली जेई एस्पिरेंट्स के लिए अभी ये सीरीज़ चलाई जा रही है, और फिर हम लोग एई के लिए भी सीरीज़ लाएंगे। जैसे एई के एग्ज़ाम्स हो, यूपीपीएससी हो, यूपीपीसीएल एई हो, अदर स्टेट एग्ज़ाम्स हो। और जेई के लिए आप आरआरबी जेई देख लीजिए, एसएससी जेई देख लीजिए, यूपीपीसीएल जेई, कोई स्टेट जेई देख लीजिए। तो उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम लोग फिर एई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो ये क्या कहता है कि जब हो सकता है कि हमें जिस वैल्यू की कैपेसिटेंस की ज़रूरत पड़े, सपोज 2.5 फैराड की ज़रूरत पड़े या माइक्रो फैराड की ज़रूरत पड़े, तो वैसा डायरेक्टली मार्केट में अवेलेबल ना हो सकता है हमें अवेलेबल हो 3 का, 2 का, ठीक है। तो हमें कोई डिज़ायर्ड वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस चाहिए सर्किट में। तो उसके लिए हमें क्या अलग अलग कनेक्शन करने होंगे कैपेसिटर्स के। हम मार्केट से कैपेसिटर लेंगे, उसका अलग अलग कनेक्शन करेंगे, उससे एक डिज़ायर्ड वैल्यू निकालेंगे जो हमें सर्किट में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो यही कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो 3 तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं कैपेसिटर्स के। पहला क्या होता है? सीरीज़। फिर पैरेलल, फिर सीरीज़ पैरेलल। तो जैसे आप समझिए, जैसे रेजिस्टेंस के केस में आसानी से बताता हूँ कि ये 2-3 रेजिस्टेंस आपने लगा दिया अक्रॉस अ वोल्टेज, तो ये सीरीज़ हो गया, ठीक है। अब इसके पर पैरेलल लगा दीजिए, तो ये दोनों आपस में पैरेलल हो गए, ठीक है। अब ये दोनों आपस में सीरीज़ हो गए, ये भी सीरीज़ हो गए, अब ये सीरीज़ पैरेलल हो गए, ठीक है। तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस है। कैपेसिटर्स में भी ऐसा ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे सीरीज़ कैपेसिटर। सीरीज़ कैपेसिटर क्या कह रहा है? देखिए, जब रेजिस्टेंस में आप लोग देखते हैं सीरीज़ में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो करंट की वैल्यू सेम होती है, सेम करंट फ्लो कर रहा होता है सारे रेजिस्टर्स के क्रॉस। लेकिन कैपेसिटर में क्या होता है कि सेम चार्ज फ्लो करता है जब आप सीरीज़ में लगाते हैं, ठीक है। कैपेसिटर्स में इस बात को ध्यान रखिए कि सेम चार्ज फ्लो करेगा। तो ये रहा कैपेसिटेंस सीरीज़ में लगाया हुआ, सेम क्यू चार्ज है सभी पर, ठीक है। और जब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, जैसे रेजिस्टेंस में जब आप सीरीज़ में कॉम्बिनेशन लेते हैं तो आप डायरेक्ट समेशन कर देते हैं R1 + R2 + R3। लेकिन कैपेसिटेंस में क्या होता है कि जब आप उसको सीरीज़ में लेंगे तो पैरेलल की तरह, रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल की तरह बिहेव करता है, वैसे कैपेसिटेंस सीरीज़ की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो जब सीरीज़ में आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिएगा तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 = 1/C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आया सीरीज़ में जब कैलकुलेशन करेंगे तो 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 ऐसे करके कैलकुलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब सीरीज़ कैपेसिटेंस निकालेंगे हम लोग, तो जो टोटल कैपेसिटेंस आएगी कॉम्बिनेशन की, सबसे छोटे कैपेसिटर जो वैल्यू रहेगी कैपेसिटेंस की उससे भी कम आएगी। जैसे कि मान लीजिए एक रहा 2 का, एक 3 का, तो एक 5 का, एक 6 का। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगी वो 2 से भी छोटी आएगी, ठीक है। ये वहाँ रेजिस्टेंस हम लोग पैरेलल कनेक्शन में देखते थे, कैपेसिटेंस में वही चीज़ हम लोग सीरीज़ कनेक्शन में देखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक स्पेशल केस क्या दिया हुआ कि अगर 2 कैपेसिटेंस हो सीरीज़ में, तो क्योंकि आप रेजिस्टेंस में पैरेलल में देखते थे R1 R2 + R1 + R2, ये पैरेलल में देखते थे। कैपेसिटेंस में ये चीज़ आप सीरीज़ में देखेंगे C1 C2 / C1 + C2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। आइए अब हम लोग देखते हैं पैरेलल कैपेसिटर्स। तो सीरीज़ कैपेसिटर हमने देखा। अब पैरेलल कैपेसिटर में क्या कर रहे हैं हम लोग? पैरेलल कैपेसिटेंस लगा दे रहे हैं सर्किट में, ठीक है। तो पैरेलल कैपेसिटेंस में क्या होता है कि सेम पोटेंशियल डिफरेंस। सीरीज़ में हमने क्या देखा था? सेम चार्ज। और यहाँ पर हम क्या देखेंगे? सेम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने बताया था पिछले स्लाइड में कि जैसा रेजिस्टेंस सीरीज़ में दिखाता है वैसा कैपेसिटेंस पैरेलल में दिखाता है, एंड वाइस वर्सा। तो पैरेलल कैपेसिटेंस सीरीज रेजिस्टेंस की तरह बिहेवियर दिखाता है। तो पैरेलल में जब सी इक्विवेलेंट निकालना होगा तो आप डायरेक्ट सम कर दीजिए, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। इंडक्टर और रजिस्टर एक ही तरह बिहेवियर दिखाते हैं, लेकिन कैपेसिटर उल्टा। जब कनेक्शन सीरीज में निकालना होता है तो इन्वर्सली ऐड करते हैं, और जब पैरेलल में निकालना होता है तो डायरेक्टली ऐड करते हैं, ठीक है। इस सर्किट को एक बार देख लीजिए आप। ये रहा तीनों, C1 + C2 + C3, यहाँ पर C इक्विवेलेंट हो जाएगा। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने देखा होगा कि जो C इक्विवेलेंट आ रहा है वो लेस देन होगा C स्मॉलेस्ट, ठीक है।
लेकिन पैरेलल में जो सी इक्विवेलेंट होगा वो ग्रेटर देन होगा किसी भी सी लार्जेस्ट के भी ग्रेटर देन होगा, ठीक है। तो क्योंकि सीरीज तो सम होगा ना, 2 3 4 लीजिए तो इंडिविजुअल के तब समेशन निकालेंगे कितना आ गया, 9 आ गया, तो सी इक्विवेलेंट 9 है, सबका सब करेंगे तो ऐसे भी लार्जेस्ट से बड़ा ही होगा। अब हम लोग एक सिंपल सीरीज पैरेलल कैपेसिटर्स का कनेक्शन देखेंगे। इस कनेक्शन को देखिए, ये दोनों आपस में पैरेलल में है, C2 और C3। तो C2 और C3 का कॉम्बिनेशन क्या निकलेगा, C2 प्लस C3। अब C2 प्लस C3 कोई एक कैपेसिटर निकला, वो C1 के सीरीज़ में है। तो अगर इसको आप C23 मान लीजिए, तो C1 किसके सीरीज़ में है, C23 के। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे निकलता है, देखें तो C1 C23 अपॉन C1 प्लस C23। तो ये फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इस सर्किट की निकल जाएगी, ठीक है। तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन को सब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो सिंपली पहले उसमें पैरेलल या सीरीज कनेक्शंस देखेंगे, जहाँ से इजीली सॉल्व होता जाएगा। एक साइड से सर्किट को, नेटवर्क को हम रिड्यूस करते जाएंगे, उसे एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, या तो बिल्कुल सीरीज फॉर्म में ले आएंगे या तो बिल्कुल पैरेलल फॉर्म में ले आएंगे, फिर हम आसानी से फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक अब हम लोग देखेंगे ज्वाइनिंग टू चार्ज्ड कैपेसिटर्स। मतलब हम दो कैपेसिटर जिस पर चार्ज है Q1 और Q2, इसको हम ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं किसी स्विच के थ्रू, किसी एस के थ्रू। इस सर्किट को आप लोग देखिए, इस सर्किट को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, इस पर पोटेंशियल V1 डेवलप है, इस पर V2 डेवलप है, इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है। इन दोनों को एक स्विच के थ्रू ऐड किया गया है, जोड़ा गया है सर्किट में। तो ये दोनों अभी पैरेलल हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर चार्ज डिफरेंस है, सीरीज़ में क्या होगा, सीरीज़ में चार्ज सेम होगा। अच्छा, अब पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा। तो ये सर्किट पैरेलल में, जैसे स्विच क्लोज किया जाएगा तो ये क्या करेगा, जो हाई पोटेंशियल से चार्ज है लो पोटेंशियल की तरफ जाएगा, ठीक है। और तब तक जाएगा जब तक पोटेंशियल सेम ना हो जाए, V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V ना हो जाए। मतलब ये सर्किट इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा, ठीक है। और एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप कर लेगा जिसको हम लोग कहते हैं V, ठीक है। क्योंकि आपने क्या, अगर आप पानी हाई लेवल से लो लेवल कनेक्ट कर दें और यहाँ पे आप नल खोल दें, तो ये पानी नीचे की तरफ जाना चाहेगा, हायर से लोअर की लेवल तक, तब तक जाएगा जब तक एक लेवल मेंटेन ना कर ले, ठीक है। वैसे कैपेसिटेंस में भी है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्ज जाएगा और तब तक जाता रहेगा जब तक एक कॉमन पोटेंशियल डेवलप ना हो जाए, ठीक है। तो ये देखिए कैपेसिटर 1 पर जो चार्ज है Q1 इक्वल टू C1 V1, यहाँ V1 होगा, C1 V1 और Q2 C2 V2, ठीक है। यहाँ तक सेम है। अब देखिए कॉमन पोटेंशियल V क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल V क्या हो जाएगा, क्योंकि Q इक्वल्स टू क्या हो रहा है, CV। तो कॉमन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। अब Q क्या होगा, Q1 प्लस Q2। Q तो क्या होगा, Q1 प्लस Q2 जो कॉमन चार्ज है, और जो चार्ज टोटल डेवलप हुआ। और C क्या है, कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। क्योंकि पैरेलल में जैसे आपने स्विच क्लोज किया, ये सर्किट पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये देखिए कॉमन पोटेंशियल कैसे दिया जाएगा, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज क्या डेवलप हुआ, Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस पैरेलल में C1 प्लस C2। अब Q1 को आप C1 V1 लिख दीजिए और Q2 को C2 V2 लिख दीजिए। तो जो कॉमन पोटेंशियल डेवलप हुआ वो कितना हुआ, C1 V1 अपॉन C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद लॉजिक से समझ सकते हैं कि कॉमन पोटेंशियल हुआ, कॉमन पोटेंशियल इस फॉर्मूले से निकालिए, Q अपॉन C। ये टोटल चार्ज हो गया, ये टोटल कैपेसिटेंस हो गया। जैसा सर्किट उस हिसाब से टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगी और उस हिसाब से टोटल चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है कि जब स्विच एस क्लोज किया गया तो कैपेसिटर पैरेलल में देगा, वही मैंने अभी ये बताया आपको, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए अगला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ कैपेसिटर्स। मतलब कैपेसिटर के अलग अलग शेप डिस्कस करते हैं, जैसे आइसोलेटेड स्फेरिकल हो, कंसेंट्रिक स्फेरिकल हो, ठीक है, सिलेंड्रिकल हो, अलग अलग शेप के कैपेसिटर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उनका कैपेसिटेंस हम लोग देखते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, याद कर लेंगे। क्योंकि जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करें तो आप डेरिवेशन लेके मत बैठ जाइए। ध्यान रखिए, जब आप ऑब्जेक्टिव एग्जाम की तैयारी करें तो उसको अपने सेमेस्टर एग्जाम से मत मिलाइए।
ठीक है। सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको सब्जेक्टिव लिखना होता है, डिस्क्रिप्टिव लिखना होता है, तो आप वहाँ पूरा प्रूफ दिखाएंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में कुछ मिनटों में, कुछ सेकंड्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। आप वहाँ डिराइव करने नहीं बैठ जाएंगे। हाँ, समझने के लिए आप डेरिवेशन देख सकते हैं किसी भी बुक से, लेकिन इनको आप याद रखिए। ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व करना था, तो उसमें डायरेक्ट आपको फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहला देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कैसा होता है, देखिए ये है हमारा आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। इस पर Q चार्ज है, इसकी रेडियस स्मॉल r है, तो इसकी कैपेसिटेंस डायरेक्ट हो जाएगी ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। एयर गया वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट r, और कोई और मीडियम लेंगे तो एप्सिलॉन r अलग से जोड़ दीजिएगा उस मीडियम के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए इसमें कि कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, रेडियस पर। रेडियस पर, ना ही चार्ज पर डिपेंड कर रहा है, ना ही वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप स्फेरिकल ज्योमेट्रिकल का कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो ना वोल्टेज पर डिपेंड करता है, ना ही पोटेंशियल पर। किस पर डिपेंड करता है, रेडियस पर। ठीक है, तो ये तो आइसोलेटेड स्फेयर का हम लोग देखें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कंडक्टर मतलब कि दो कंसेंट्रिक हॉलो है स्फेयर, बाहर वाले को आपने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया, इस पर आपने चार्ज दे दिया। एक तो था आइसोलेटेड स्फेरिकल और एक है ये कंसेंट्रिक है, कंसेंट्रिक। ठीक है, इसका अब हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका फिगर आप देख लीजिए। ये रहा, ये इसकी रेडियस आर ए है और बाहर वाले की रेडियस आर बी है। अंदर पर आपने चार्ज क्यू दे दिया, बाहर वाले को आपने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। ठीक है, इसके लिए देखिए इसका आपने देखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, मतलब इसका कैपेसिटेंस केवल रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, ना ही चार्ज पर, ना ही पोटेंशियल पर। लेकिन जब आप इसके लिए कैलकुलेट करेंगे, इसका भी देखिए इसका क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए जो कंसेंट्रिक स्फेरिकल कैपेसिटर है उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होता है, ये भी रेडियस पर डिपेंड करता है। क्या होता है देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जब आर ए आर बी से यहाँ डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है, तो 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी आ जाएगा। ठीक है, यही होता है। वहाँ क्या होता था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी। आर ए क्या है, अंदर वाले का रेडियस है, आर बी क्या है, बड़ा वाला रेडियस है, बाहर वाले का रेडियस है। ठीक है, और यही अगर किसी और मीडियम में करेंगे तो यहाँ एप्सिलॉन आर और जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए अगर ये आर बी बहुत बड़ा हो गया, आर बी टेंड्स टू इन्फिनिटी अगर हो गया, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने कंसेंट्रिक बनाया था इसमें अगर इस रेडियस को बहुत बड़ा कर देंगे तो ये आइसोलेटेड की तरह ही तो हो जाएगा, बाहर वाला खत्म हो जाएगा और ये अंदर आइसोलेटेड स्फेयर की तरह हो जाएगा। तो आर बी जब इन्फिनिटी होगा तो 1 अपॉन आर बी क्या, 0, ये खत्म, तो ये आर ए ऊपर चला गया, तो क्या आ गया इक्विवेलेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ए आ गया। यही तो आइसोलेटेड स्फेयर का कैपेसिटेंस। तो जब आर ए आर बी के दो कंसेंट्रिक रहेंगे तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या निकलेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन 1 अपॉन आर ए माइनस 1 अपॉन आर बी बाहर वाला रेडियस होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था वही लिखा हुआ है कि आर बी अगर इन्फिनिटी हो जाए तो रिड्यूस टू किसके हो जाए, आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फेयर के। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। हमने आइसोलेटेड स्फेयर देख लिया, कंसेंट्रिक स्फेयर देख लिया, अब हम लोग देखेंगे सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो सिलेंडर के कुछ पैरामीटर्स देखिए, लेंथ L है, इनर रेडियस A है, आउटर रेडियस B है। ठीक है, और चार्ज अब आपने बाहर वाले को अर्थ कर दिया, अंदर वाले पर Q चार्ज दे दिया। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल कर आता है वो क्या होता है, इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखिए। तो देखिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, L अपॉन लॉग B, बाहर वाला रेडियस, अपॉन A, B अपॉन A। ठीक है, ये बेस 10 में हुआ, इसको आप याद रखिए। ठीक है, उसके बाद आप क्या निकालेंगे, एप्सिलॉन आर जो भी परमिटिविटी हुई अपॉन 41.4 इंटू 10⁻⁹। ये जब माइक्रो फैराड में लिखना होगा, ठीक है, जब माइक्रो फैराड में लिखना होगा, जब उसको फैराड में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ वहाँ लिख देंगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, आप इसको माइक्रो फैराड में याद कर लीजिए। तो एप्सिलॉन आर अपॉन 41.4 इंटू एल अपॉन लॉग बी बाई ए। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए। डेरिवेशन आप अलग से देख सकते हैं, बट इस फॉर्मूले को आप याद करके रखिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आएगा। चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं हम लोग। अब हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे, ट्रांजिएंट वोल्टेज और करंट।
वोल्टेज और करंट आप लोग समझ रहे हैं। ट्रांजिएंट का मतलब बताता हूँ कि कोई भी चीज़ जो टेम्पररी है, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो, अक्रॉस एनी एलिमेंट, चाहे कोई वोल्टेज डेवलप हो किसी एलिमेंट के अक्रॉस वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, या कोई मोमेंट्री करंट फ्लो कर गई किसी एलिमेंट के अक्रॉस बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। जैसे आप पावर सिस्टम में पढ़ते हैं कि लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हो जाता है, सिंगल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, तो या 3 फेज फॉल्ट, तो बहुत ही मोमेंट्री जो आप जितने ट्रांजिएंट फॉल्ट्स हैं बहुत ही मोमेंट्री टाइम के लिए, मतलब छोटे टाइम के लिए बहुत हैवी करंट फ्लो कर जाती है किसी एलिमेंट के लिए, वही ट्रांजिएंट हुआ, मतलब टेम्पररी या शॉर्ट लिव्ड, बहुत कम समय के लिए। तो कैपेसिटर के अक्रॉस क्या होता है, जब आप डीसी वोल्टेज किसी कैपेसिटर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगी, इस पर चार्ज फ्लो करना शुरू करेगी, चार्ज डेवलप होने लगेगा। तो ये तभी तक चार्जिंग करंट इसके थ्रू फ्लो करेगी जब तक कि जो इसका पोटेंशियल है और जो इसका पोटेंशियल है वो बराबर ना हो जाए। जिस मोमेंट पर ये पोटेंशियल जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस डेवलप हुई है वो सोर्स वोल्टेज पोटेंशियल के अक्रॉस इक्वल हो जाएगी, उसके बाद कोई भी फर्दर चेंज कैपेसिटर वोल्टेज में नहीं होगी, ठीक है। और ये ट्रांजिएंट होता है बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में। आप जैसे ही कैपेसिटर को किसी डीसी सोर्स से कनेक्ट करेंगे वो इमीडिएटली अपने चार्ज पर, जैसे जो भी इसकी चार्जिंग है, ठीक है, वो अपने चार्ज पर पहुंच जाएगा, जो इसकी मैक्सिमम चार्ज है क्यू अटेन कर लेगा, जो यहाँ पोटेंशियल वी है वही डेवलप हो जाएगा, और उसके बाद ये कोई फर्दर चार्ज नहीं लेगा और इसके कैपेसिटेंस वोल्टेज पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है ये एग्जाम्पल है ट्रांजिएंट वोल्टेज का, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। अब हम लोग चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की बात करेंगे। अभी हम लोगों ने ट्रांजिएंट वोल्टेज और करंट के बारे में पढ़ा कि ट्रांजिएंट क्या होता है। अब चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे कि आप किसी सर्किट में कैपेसिटर लगाए, उसके अक्रॉस वोल्टेज आपने अप्लाई किया, तो कैपेसिटर किस तरीके से चार्ज होगा, सर्किट का उसमें क्या बिहेवियर होगा, ठीक है। तो चलिए एक सर्किट देखते हैं हम लोग। ये इस सर्किट में क्या है, एक अनचार्ज कैपेसिटर है जिसमें इनिशियल चार्ज 0 है, एक रेजिस्टर है, एक वोल्टेज हमने अप्लाई किया पोटेंशियल डिफरेंस, एक स्विच के थ्रू, ओपन स्विच है। t<0 पर क्या स्टेटस है कि स्विच ओपन है, मतलब ये सर्किट अभी ओपन है, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है, ठीक है। अब आपने क्या किया, t=0 पर आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया। क्या कर दिया, आपने इस स्विच को क्लोज कर दिया। जैसे ही आपने इस स्विच को क्लोज किया ये सर्किट कैसा हो गया, क्लोज हो गया, तो करंट फ्लो करने लगेगा। तो ध्यान रखिए, जब भी कैपेसिटर लगा हो और आपने अचानक से स्विच क्लोज किया तो एक ट्रांजिएंट करंट फ्लो करेगी। तो इनिशियली क्या होता है कि कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। और फाइनली क्या करेगा, जब ये पूरा चार्ज हो जाएगा कैसा बिहेव करेगा, ओपन सर्किट की तरह, ठीक है। तो इनिशियली शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, फाइनली ओपन सर्किट इसलिए करेगा क्योंकि वो इतना चार्ज डेवलप कर लिया कि उसके बाद उससे करंट फ्लो ही नहीं होगा, और चूंकि सीरीज में तो सर्किट ओपन हो जाएगा। तो इनिशियली क्या होगा, देखिए आप, इनिशियल करंट की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि इसको आप शॉर्ट सर्किट समझिए, तो इनिशियल करंट की वैल्यू होगी I0 V/R, बस इतनी करंट फ्लो कर रही होगी एट t=0 पर। उसके बाद ये t=0 पर है। अब आप t<0 पर देखिए, अब क्या होगा, धीरे धीरे कैपेसिटर पर चार्ज डेवलप होने लगेगा, तो कैपेसिटर भी सर्किट में आ जाएगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ओपन हो जाएगा, तो फाइनल करंट क्या हो जाएगी, इनिशियल करंट क्या है V/R, ठीक है। जब फाइनल हो जाएगी 0। अब आप देखिए एक चीज़ कि बीच में जो चार्जिंग करंट होगी वो कैसे हम लोग दिखाएंगे। अब आप ये देखिए कि किसी भी टाइम पर जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा होगा तो उस पर चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने देखा कि कैपेसिटेंस पर मैक्सिमम चार्ज Q=CV डेवलप हो चुका है, ठीक है। अब किसी रैंडम टाइम पर हम लोग चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो ये इक्वेशन देखिए आप लोग कि Q=Q 1 - e⁻⁻t/RC। RC क्या होता है कि जो आपने RC सीरीज सर्किट लिया है, R और C आपने सीरीज में लगाया, उसका वो टाइम कांस्टेंट है जिसको हम लोग टाउ बोलते हैं, टाउ। तो τ=RC, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर स्मॉल t को आप 0 रखिए, टाइम को आप 0 रख दीजिए, तो e⁻0 1 हो गया, 1 - 1 0 हो गया, तो इनिशियल चार्ज क्या हो गई, 0 हो गई। अब t को एट t=0 इनिशियल चार्ज क्या हो गई, 0 हो गई। अब t =∞ पर रखिए, तो e⁻∞ क्या होगा, 0 हो गया।
तो चार्ज कितना आ गया, कैपिटल क्यू। तो मैक्सिमम चार्ज मतलब टाइम इन्फिनिटी पर भी कैपेसिटर पर क्या चार्ज डेवलप होगा, कैपिटल क्यू। तो आप इससे ये समझिए कि जैसे ही आपने डीसी वोल्टेज अप्लाई किया, कैपेसिटर जब चार्ज हुआ तो वो क्यू चार्ज जब ले लिया उसके बाद उस पर चार्ज चेंज ही नहीं होगा, मतलब वो सर्किट को ओपन कर देगा, उसके बाद कोई करंट फ्लो नहीं करने देगा और कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा, इन्फिनिटी तक डेवलप नहीं होगा। समझ गए, क्योंकि यहाँ इन्फिनिटी पर भी चार्ज कैपिटल क्यू आ रहा है। तो ये है इनिशियली हम लोग देखेंगे, इनिशियली करंट क्या निकला, आई नॉट इक्वल्स टू वी बाय आर। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर करंट निकालना हो, आप क्या करते हैं, चार्ज को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए टाइम से, तो करंट आ जाएगा किसी भी टाइम पर। चार्ज का इक्वेशन आपको मालूम है। ठीक है, चलिए ये हम लोग किसी टॉपिक में देख लेंगे, ऐसे डिफ्रेंशिएट करके दिखाता हूँ आप लोगों को। देखिए इसको लिख लीजिए, Q इक्वल्स टू कैपिटल Q माइनस Q e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, ये हो गया। अब dq बाई dt लिखेंगे आप, किसी भी टाइम पर आप करंट निकालना चाहेंगे IT। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, माइनस Q यहाँ रहा, अब e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा बाहर, -1 अपॉन टाउ बाहर निकल आएगा, e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ यहाँ रहेगा। तो ये इक्वेशन क्या आ गया, Q अपॉन टाउ e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये करंट की इक्वेशन आ गई। अब टाउ की वैल्यू क्या है, RC, तो Q अपॉन RC e टू द पावर माइनस टी अपॉन RC, ये करंट का इक्वेशन आ गया। खैर अभी हम लोग चार्ज देख रहे थे, तो कुछ नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन कर दीजिए और जिस टाइम पर करंट पूछे करंट बता दीजिए, जिस टाइम पर चार्ज पूछे चार्ज बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं हम लोग। अब देखिए हमने चार्जिंग का इक्वेशन देख लिया कि चार्ज कैसे डेवलप होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। अब हम इसको ग्राफ में देखते हैं। तो ये देखिए, ये चार्ज और टाइम का ग्राफ है। तो इनिशियली हमने चार्ज Q निकाला था और फाइनली चार्ज Q पर सैचुरेट हो गया था। ठीक है, और ये इस तरीके से कैपेसिटर चार्ज होता है। जो टाइम कांस्टेंट है T, वो यहाँ कहीं बीच में होगा, 63% जहाँ तक चार्ज डेवलप हो जाएगा, 63% चार्ज डेवलप हो जाएगा, वही टाइम है टाइम कांस्टेंट RC। ठीक है, तो ये चार्ज का ग्राफ हो गया। इन ग्राफ्स को आप याद रखिए, ध्यान रखिए इस बात का, ये इस तरीके से चार्ज होगा, क्योंकि जिस तरीके से चार्ज है Q इक्वल्स टू CV होता है, तो Q प्रोपोर्शनल टू V हो गया। जिस तरीके से चार्ज डेवलप हो रहा है उसी तरीके से पोटेंशियल भी होगा। ठीक है, अच्छा करंट का हम लोगों ने देखा था कि इनिशियल करंट क्या हो रही है, V बाय आर, और फाइनल करंट किस पे डिके हो जा रहा है, 0 पर। तो ये देखिए इनिशियल करंट V बाय आर था यहाँ पर, यहाँ से ये डिके होता गया। ठीक है, जिस टाइम कांस्टेंट पर वोल्टेज 63% है, उसी टाइम कांस्टेंट पर करंट 37% है। ठीक है, वोल्टेज 63% का मतलब चार्ज भी 63%, तो चार्ज 63%, करंट 37%। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि टाइम कांस्टेंट दे देगा और करंट की वैल्यू दे देगी, तो आप 37% डायरेक्ट निकाल दीजिएगा जो मैक्सिमम करंट हो। ठीक है, अब अगला हम लोग देखेंगे वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट ड्यूरिंग चार्जिंग। तो क्योंकि हमने चार्ज का इक्वेशन देख रखा है, Q इक्वल्स टू Q 1 e टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अब दोनों साइड कैपेसिटर से डिवाइड कर दीजिए, कैपेसिटेंस की वैल्यू तो सेम रहेगी, तो ये भी V बन गया एट एनी टाइम t, और ये मैक्सिमम V बन गया 1 e टू पावर माइनस टी बटाओ। सेम तरीके से फॉर्मूला आ जाएगा, बस यहाँ V आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो कैपिटल V, ये क्या है, ये फाइनल जो पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा कैपेसिटर के क्रॉस, ये कितना हो जाएगा, जो आप सोर्स लगाएंगे, जो बैटरी वोल्टेज है वही डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जो सोर्स वोल्टेज आपने लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, ये अब जो हम लोग फॉर्मूला देखे थे Q और V का, कि E1 इंटू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ, आप क्या करिए, T को टाउ रख दीजिए, मतलब एक टाइम कांस्टेंट पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जब T को टाउ रखेंगे तो e टू पावर -1 आ जाएगा। इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों 63.2% आ जाएगा। इसलिए ग्राफ में आपने देखा होगा कि टाइम कांस्टेंट पर चार्ज भी 63.2%, पोटेंशियल भी 63.2%, वहीं करंट का कैलकुलेशन करेंगे तो वो 37% निकल कर आया था। ठीक है, अच्छा और जब टाइम कांस्टेंट का यूनिट देखेंगे तो क्या होगा, टाइम का यूनिट होगा सेकंड की तो बात करेंगे हम लोग, टाइम एक्सिस पर हम निकाल रहे हैं, तो टाइम कांस्टेंट का यूनिट भी क्या हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। चलिए एक नोट क्या रखा है, कैपेसिटर इज ऑलमोस्ट फुल्ली चार्ज इन अ टाइम इक्वल टू 5 टाइम कांस्टेंट्स। आप क्या करिए, टी की जगह 5 टाइम कांस्टेंट रख दीजिए। आप कैलकुलेशन कर लिए तो लगभग
फुल वोल्टेज के आसपास कैपेसिटर के अक्रॉस डेवलप हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि 5 टाइम कांस्टेंट में कोई भी कैपेसिटर ऑलमोस्ट फुल्ली चार्ज हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अच्छा, डिस्चार्जिंग पढ़ने से पहले टाइम कांस्टेंट का देखते हैं यूनिट कैसे निकाला है। टाइम कांस्टेंट हम लोग देखते हैं RC, R की जगह आप लिखिए V/I और कैपेसिटेंस के अक्रॉस लिखिए Q/V। ठीक है, तो V यहाँ से कैंसिल हो गया, ये क्या निकला Q/I। अब I को आप लिख सकते हैं Q/T, Q कैंसिल हो गया, T ऊपर चला गया T, इसीलिए टाइम कांस्टेंट की यूनिट भी टाइम के बराबर होती है सेकेंड में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर। अभी प्रीवियस में हमने देखा चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर, हमने ग्राफ्स देखे Q कैसे डेवलप हो रहा है, V कैसे डेवलप हो रहा है, करंट कैसे डेवलप हो रहा है, हमने तीनों के ग्राफ्स देखे। ठीक है, अब डिस्चार्जिंग देखते हैं। वहाँ पर चार्जिंग में हमने क्या देखा था कि कैपेसिटर है, उस पर इनिशियल चार्ज 0 है, तभी तो वो चार्ज हो रहा है, 0 से वो कैपिटल Q तक चार्ज हो गया। अब डिस्चार्जिंग में हम देखेंगे कि कैपिटल Q इनिशियल चार्ज है और वो 0 तक डिस्चार्ज हो जाए। तो इस फिगर में आप देखिए, इस फिगर में, फिगर नंबर 1 में, ये कैपेसिटर हमारा, इस पर प्लस Q चार्ज है। ठीक है, ये रजिस्टर लगा, स्विच ओपन है t लेस देन 0 पर। अब एट t इक्वल्स टू 0 आपने क्या किया, स्विच को बंद किया। ठीक है, जैसे ही स्विच को आपने बंद किया, कैपेसिटर क्या करेगा, डिस्चार्ज होना शुरू होगा रेजिस्टेंस के थ्रू। कब तक डिस्चार्ज होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। ठीक है, ये तब तक डिस्चार्ज होता रहेगा जब तक रेजिस्टेंस के अक्रॉस और कैपेसिटर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस ना आ जाए, उसके बाद ही तो फिर चार्ज फ्लो करना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिए किसी भी मोमेंट पर हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर के अक्रॉस और रजिस्टर के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस आ चुका है, तो इस पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, Q/C, और इसके अक्रॉस क्या होगा, IR। ठीक है, अच्छा अब ये I आ कहाँ से रहा है, ये क्या हो रहा है, रेट जो कैपेसिटर पर तो Q चार्ज था और ये घटता 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 किसी चार्ज पे डेवलप हो गया, सपोज Q डेवलप हो गया, तो ये क्या हो रहा है, रेट ऑफ चेंज हो रहा है, किसका, चार्ज का, मतलब चार्ज रिड्यूस कर रहा है। तो आप क्या लिखेंगे इसकी जगह, dQ/dt न लिखकर आप -dQ/dt लिखेंगे, क्योंकि आप दिखा रहे हैं रेट ऑफ डिक्रीज, किस तरीके से जो रेट ऑफ चेंज है चार्ज का वो डिक्रीज कर रहा है। अगर ये बढ़ता है तो आप प्लस में दिखाते हैं, जब घट रहा है तो माइनस में दिखाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आपने I को रिप्लेस कर दिया -dQ/dt से। ठीक है, तो ये इक्वेशन बनकर आ गया, -R/dQ/dt इक्वल्स टू Q/C। अब आप कीजिए dQ के साथ Q को ले आइए। ठीक है, और इधर 1/RC dt ले आइए। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड। चलिए आगे देखते हैं। जब भी आप ऐसे किसी इक्वेशन को जब आप इंटीग्रेट करें तो लिमिट जो रखेंगे इंटीग्रेशन का, उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। जैसे इधर आप टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इधर चार्ज का, तो आप देखिए जब आपने 0 टाइम रखा है उस पर क्या चार्ज डेवलप है, कैपिटल Q। जब कैपेसिटर इनिशियली किस पर है, कैपिटल Q पर, उसको आप डिस्चार्ज करके किसी टाइम t पर, जिस पर उस पर चार्ज स्मॉल q है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 0 पर आपने कैपिटल Q रखा और किसी टाइम t पर आप उस पर मान रहे हैं कि स्मॉल q डेवलप हो रहा है। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करके फाइनल फार्मूला निकालेंगे तो ये आएगा चार्जिंग में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है डिस्चार्जिंग के लिए। चार्जिंग के लिए आप क्या निकालते हैं, Q इक्वल्स टू Q1e⁻t/τ, लेकिन यहाँ क्या निकालेंगे, Q e⁻t/τ। ठीक है, ये चार्जिंग हो गया, ये डिस्चार्जिंग हो गया, ये डिस्चार्जिंग हो गया। ठीक है, और अगर अभी आपको करंट निकालना हो तो आप क्या कर दीजिए, dQ/dt कर दीजिए, तो वो क्या आ गया, I0e⁻t/τ। ठीक है, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इक्वेशन को आप याद रखिए, जगह जगह अप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसको आपको एग्जाम में डिराइव करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसको आप मेमोराइज़ कर लीजिए, और जब आप बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये अपने आप आपको याद भी हो जाएगा कि चार्जिंग इक्वेशन कैपेसिटर का क्या होता है, डिस्चार्जिंग इक्वेशन क्या होता है। जब आप चार्जिंग इक्वेशन लगाएंगे तो Q इक्वल्स टू Q1e⁻t/τ, जब आप डिस्चार्जिंग लगाएंगे तो डायरेक्ट हो जाएगा Q e⁻t/τ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ग्राफ देख लेंगे। चार्जिंग के केस में हमने V इसका ग्राफ देखा था, करंट का देखा था, वैसे ही हम लोग यहाँ देख लेंगे। जो V का ग्राफ होगा वही Q का होगा, और यहाँ पर I का देख लेंगे। तो देखिए पोटेंशियल क्या हो रहा है, कैपेसिटर के क्रॉस डिक्रीज़ हो रहा है। कैसे डिक्रीज़ हो रहा है, इनिशियली कैपेसिटर के क्रॉस फुल्ली चार्ज Q था, अब ये चार्ज डिक्रीज़ कर रहा है तो पोटेंशियल अपने आप डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, और डिस्चार्जिंग करंट क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग करंट बढ़ रही है,
तो क्योंकि डिस्चार्ज हो रही है तो निगेटिव साइड से बढ़ेगी। अभी आपने आई का इक्वेशन क्या देखा था, ये इक्वेशन आपने देखा था, जब आप डी क्यू व डी टी लगाएंगे तो ये माइनस साइन यहाँ आएगा, माइनस साइन भी तो आएगा, तो ये माइनस साइन मतलब निगेटिव आई नॉट, निगेटिव साइड से ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। जब टी इक्वल्स टू आप क्या रख दीजिए, इस पर टी इक्वल्स टू 0 रख दीजिए, तब ये आई नॉट की वैल्यू देगा। जब टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी रख देंगे तो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 दे देगा, मतलब ये आई नॉट क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है। तो करंट का ग्राफ देखेंगे तो निगेटिव से 0 की तरफ जा रहा है डिस्चार्जिंग में, ठीक है, और पोटेंशियल तो रिड्यूस कर रहा है। वहाँ आपने कैसा देखा था, ऐसा देखा था, यही Q भी था, यही V भी था, ठीक है। वहाँ आप करंट कैसा देखे थे, वहाँ पर करंट आपने ऐसा देखा था, रिड्यूस कर रहा है V/R से 0 तक, यहाँ आप ऐसा देखेंगे। तो हमारा ये लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आप सभी को हमारा ये लेक्चर समझ में आया होगा। बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज हम लोग यहाँ सीखे हैं और साथ ही साथ अभी इसका क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे सीज़न 2020 सीरीज़ में। तो अगर आपको हमारा ये फ्री इनिशिएटिव अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। अच्छे से मेहनत करिए। अभी बाहर गवर्नमेंट जॉब की काफ़ी किल्लत है, तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाई करनी पड़ेगी। आप बिल्कुल सेमेस्टर एग्ज़ाम की तरह अप्रोच मत रखिए, ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तरह अप्रोच रखिए। जहाँ डेरिवेशंस की रिक्वायरमेंट नहीं है उस पर टाइम मत दीजिए। जहाँ लगे कि हाँ यहाँ से कुछ क्वेश्चंस निकल के आ सकता है, वहाँ पर करिए। एकदम टू द पॉइंट पढ़िए, आप लोगों का सिलेक्शन होगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पर, तब तक जय हिंद, जय भारत।